हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान की जो है करंट अफेयर्स जो है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जो बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख जो हैं चर्चित जो व्यक्तित्व हैं उनसे संबंधित बात करने वाले हैं हम आज की क्लास के अंतर्गत। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अभी जो 26 जनवरी पर पद्म पुरस्कार जो दिए गए हैं उनमें राजस्थान के 3 व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और वैसे देखा जाए तो टोटल जो है 131 पद्म पुरस्कार जो हैं वो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें से 5 तो हैं पद्म विभूषण हैं और 13 जो हैं पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री हैं। इस प्रकार जो है 131 जो पुरस्कार है, सॉरी, इस प्रकार जो है 131 जो पुरस्कार हैं वो दिए गए हैं इस बार। तो अपन बात करें पद्म पुरस्कारों के बारे में कि जो पद्म पुरस्कार हैं ये राजस्थान की 3 विभूतियों को इससे सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रपति जो भवन है उसमें आयोजित जो समारोह होता है उसमें दिए जाते हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार जो हैं वो दिए हैं, जिसमें अपन बात करें तो पद्म विभूषण है वो 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से 13 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है और पद्मश्री से जो है 113 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार टोटल जो है 131 पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए हैं। थोड़ा विशेष ये याद रखना है कि पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 जो हैं वो महिलाएं हैं, 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है और 6 व्यक्ति हैं जो एनआरआई हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो क्या याद रखना है हमें कि 5 व्यक्तियों को तो पद्म विभूषण दिया गया है, 13 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री। और इसके साथ हमें याद रखना है कि महिलाओं को 19 महिलाएं इसमें शामिल हैं, 6 व्यक्ति एनआरआई वाले हैं और 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान में अपन बात करें 3 व्यक्ति हैं जिन्हें सम्मानित किया है। सबसे पहले बात करें अपन गफरुद्दीन मेवाती जी हैं जो भपंक वादक हैं, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। दूसरे हैं तगाराम भील अलगोजा वादक हैं, इन्हें भी कला के क्षेत्र में। और स्वामी ब्रह्मदेव जो हैं वो समाज सेवक हैं, इन्हें जो है सोशल वर्कर जो हैं इस श्रेणी के अंतर्गत समाज सेवा के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे हम किस किस को याद रखना है हमें कि राजस्थान में 3 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है। एक तो है सबसे पहले बात किया हमने गफरुद्दीन मेवाती जी के बारे में बात की कि गफरुद्दीन जी जो हैं वो भपंग वादक हैं और इनका जो संबंध है डिग भरतपुर से हैं और पांडुन के कड़ाके साधक हैं ये। और 62 वर्षीय गफरुद्दीन मेवाती जी है जो 6 दशक से अधिक समय तक विलुप्त प्राय जो लोक कला हैं उसको इन्होंने जीवंत बनाए रखा है और वैश्विक पहचान भी इनके द्वारा दिलाई गई है। और 2024 में भी इनको राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या है सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले नंबर 1 जो आप चित्र देख रहे होंगे वो किनका है, गफरुद्दीन मेवाती जी का है जो भपंग वादक हैं। दूसरे हैं तगाराम भील जो है अलगोजा वादक हैं, इनका संबंध जैसलमेर के मूल सागर से है। ये अलगोजा के जादूगर के नाम से फेमस हैं। ठीक है, अलगोजा की मधुर स्वर लोरिया जो हैं उनको देश विदेश में इन्होंने इसकी पहचान को बनाया है। अलगोजा जो सुशीर वाद्य हैं। स्वामी ब्रह्मदेव जी एक सोशल वर्कर रहे हैं, गंगानगर से इनका संबंध है। इनके द्वारा गंगानगर में श्री जगदम्बा अंध विद्यालय और धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय की स्थापना की। और 1990 से ही ये गरीब व्यक्ति हैं, असहाय और दृष्टिहीन लोगों के कल्याण के लिए उनकी सेवा के लिए जुड़े हुए हैं और इनके इस श्रेष्ठ कार्य के लिए सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो 2026 के लिए हमें 3 नाम याद रखने हैं, गफरुद्दीन मेवाती जी का, तगाराम भील का और स्वामी ब्रह्मदेव का। ठीक है, इसी प्रकार हमें 2025 का भी याद रखना है तुलनात्मक रूप से। बैतुल बेगम जो हैं वो जयपुर से संबंध रखती हैं और इन्हें मांड कला के लिए जो है
पद्मश्री 2025 में दिया गया। बैजनाथ महाराज का संबंध सीकर से है, इन्हें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शीन काफ निजाम, इनका संबंध जोधपुर से है, इनको साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया था 2025 में। तो 2025 और 2026 को तुलनात्मक रूप से याद रखिएगा आप लोग। अगला जो व्यक्तित्व है हमारे राज्य सूचना आयुक्त। अभी प्रेजेंट में हमारे जो राज्य सूचना आयुक्त बने हैं वह है सुनील शर्मा, जिनको राज्यपाल महोदय के द्वारा, हमारे जो राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन बागड़े, उनके द्वारा जो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं सुनील शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस प्रकार जो राज्य सूचना आयोग है उसमें इनकी संख्या जो है अध्यक्ष सहित 5 हो चुकी है। मुख्य सूचना जो आयुक्त की बात करें हम तो मोहनलाल लाठर हैं, इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। राज्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो वहां तक इनका कार्यकाल रहता है। तो याद रखिएगा आप लोग, राज्य सूचना आयुक्त अभी कौन बने हैं, किनको नियुक्त किया गया है, वह है सुनील शर्मा को। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है परीक्षा के लिए कि वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवासन। याद रखना आप लोग, वी श्रीनिवास जो हैं हमारे अभी वर्तमान के मुख्य सचिव हैं। पहले सुधांशु पंत थे, उनका स्थान लिया है इनके द्वारा। वी श्रीनिवास जो हैं राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं। इससे पूर्व वाले कौन थे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, अभी नाम बताया मैंने आपको। इनके पास जो हैं 2 अतिरिक्त प्रभार भी हैं। ये अध्यक्ष हैं राजस्थान राज्य माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड जो हैं उसके अध्यक्ष भी हैं, और मुख्य आवासीय आयुक्त नई दिल्ली, ये 2 अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास हैं। वैसे तो राजस्थान के मुख्य सचिव हैं लेकिन अतिरिक्त प्रभार भी ये इस डिपार्टमेंट का देख रहे हैं। अगले व्यक्तित्व के बारे में बात करूंगा मैं, हरमनप्रीत कौर। इनको कौन नहीं जानता, आपको पता है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही है और विश्व कप जो विजेता हैं हरमनप्रीत कौर, वो उनकी जो मोम की जो प्रतिमा है, वैक्स की जो प्रतिमा है, स्टेच्यू है, वह जयपुर के नाहरगढ़ किले में स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में स्थापित की जाएगी। आपको पता होगा कि नाहरगढ़ जो किला है उसके अंतर्गत जयपुर का, उसमें जयपुर वैक्स म्यूजियम बना हुआ है। जयपुर वैक्स म्यूजियम जो है उसके अंतर्गत विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, धोनी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, ऐसी विशेष जो हमारी हस्तियां हैं उनका स्टेचू लगा हुआ है पहले से ही। उसी म्यूजियम के अंतर्गत हरमनप्रीत कौर का भी वैक्स म्यूजियम जो है, वैक्स म्यूजियम के अंतर्गत वैक्स स्टेचू लगाया जाएगा। जयपुर वैक्स म्यूजियम के जो संस्थापक और निर्देशक जो हैं वो है अनूप श्रीवास्तव हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 के अंतर्गत की गई थी। तो याद रखिएगा हरमनप्रीत कौर का वैक्स स्टेचू का लगाया जाएगा जयपुर के नाहरगढ़ के जयपुर वैक्स म्यूजियम के अंतर्गत। उसके बाद आता है दीपाली शर्मा के बारे में बात करें। दीपाली शर्मा जो हैं वो जयपुर से इनका संबंध है। इनको राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 से राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो दीपाली शर्मा कहाँ से संबंध है इनका? जयपुर से, और ये खुद भी दिव्यांग हैं। इन्हें राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। निर्मल वर्मा, ये सीकर के वन्य जीव फिल्मकार हैं जो डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं वन्य जीवों पर। इनकी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड, द कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड के लिए सिनेमैटिक अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से इनको सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा हमारे सीकर के वन्य जीव फिल्मकार का नाम निर्मल कुमार वर्मा है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है उनका नाम क्या है? द कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड के लिए इनको सिनेमैटिक अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया है कोलकाता के अंतर्गत। अगले हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ, ये हमारे एडीजी हैं। बीजू जॉर्ज जोसेफ जो हैं हमारे पुलिस विभाग में एडीजी हैं। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य किया, सरकार का जो सेना है उसका सहयोग किया, उसके लिए इनको भारतीय वायुसेना के द्वारा सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा बीजू जॉर्ज जोसेफ, हमारे एडीजी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में,
जिनको ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट सहयोग और संघर्ष के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगले हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू। राज्यपाल और कुलाधिपति जो हैं हमारे हरिबाऊ किशन बागड़े जी के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो दुबे को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का कुल गुरु नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा आप लोग, बीकानेर का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है केशवानंद, उसके कुल गुरु किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र बाबू को याद रखिएगा। कार्यकाल क्या रहेगा इनका? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वहां तक इनका कार्यकाल रहेगा। जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है केशवानंद, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, उनके कुलगुरु बने हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे। अगली पर्सनैलिटी है हमारे देबो स्मिता, एलिट मिस राजस्थान 2025। एलिट मिस राजस्थान 2025 जो है सीजन 12 का खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? देबो स्मिता के द्वारा। रघुवीर बिश्नोई जोधपुर के रहने वाले हैं। रघुवीर बिश्नोई जी इनको मिस्टर राजस्थान 2025 का खिताब अपने नाम किया है। ये प्रमुख जो हैं याद रखिएगा आप लोग, हमारी पर्सनैलिटी है जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि देबो स्मिता जो हैं एलिट मिस राजस्थान 2025 की सीजन 12 का खिताब इनके द्वारा जीता गया है। दूसरा है रघुवीर बिश्नोई का नाम, जोधपुर के रहने वाले हैं और रघुवीर बिश्नोई जी के द्वारा मिस्टर राजस्थान 2025 जो है उसका खिताब अपने नाम किया गया है। अब आता है वैष्णवी शर्मा। वैष्णवी जो शर्मा हैं फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 रही हैं ये। इनको इंडियन पिकल बॉल लीग की जो टीम है उसका कैपिटल वॉरियर्स गुरुग्राम जो है का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। याद रखना, इंडियन पिकल बॉल लीग की जो टीम है कैपिटल वॉरियर्स गुरुग्राम, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको? वैष्णवी शर्मा को। और इंडियन पिकल बॉल लीग का जो उद्घाटन संस्करण है सीजन 1 का आयोजन 1 से 7 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया है। पिकल बॉल जो है लीग क्या है? ये टेनिस हैं, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जो है इनका तीनों का मिश्रित एक खेल है जो भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। टेनिस का, टेबल टेनिस का और बैडमिंटन जो है उसका एक मिश्रित रूप है पिकल बॉल। इस लीग की जो टीम है हमारी कैपिटल वॉरियर्स गुरुग्राम, उसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वैष्णवी शर्मा को। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हमने बात की है। एक बार वापस से देखते हैं हम 2 मिनट के लिए कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में कितने व्यक्तियों को 2026 में पद्मश्री दिया गया। गफरुद्दीन मेवाती जो भपंक वादक हैं, तगाराम भील अलगोजा वादक हैं और स्वामी ब्रह्मदेव सोशल वर्कर हैं जो जगदम्बा अंध विद्यालय एवं धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय के संस्थापक हैं गंगानगर से। तगाराम जी का संबंध जैसलमेर से हैं और गफरुद्दीन जी का संबंध डिग भरतपुर से हैं। उसके बाद हमें 2025 के भी याद रखना है। बैतुल बेगम जयपुर से हैं मांड कला के क्षेत्र में। बैजनाथ जी महाराज सीकर से हैं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में। शीन काफ निजाम जोधपुर से, इनको साहित्य के क्षेत्र में 2025 का पद्मश्री दिया गया। सूचना आयुक्त कौन बने? सुनील शर्मा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हमारे मोहनलाल लाठर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, मुख्य सचिव अभी कौन है? हमारे वी श्रीनिवास हैं, याद रखिएगा। हरमनप्रीत कौर का भी जो वैक्स जो स्टेच्यू है वो जयपुर के नाहरगढ़ में स्थित वैक्स म्यूजियम में लगेगा। दीपाली शर्मा जो है उसको राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। निर्मल वर्मा की द कीपर ऑफ द लास्ट हर्ड जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उसे सिनेमेटिक अवार्ड फॉर द एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया है। बीजू जॉर्ज जोसेफ जो है हमारे एडीजी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, इन्हें भारतीय वायुसेना के द्वारा सम्मानित किया गया है ऑपरेशन सिंदूर में सहयोग करने के लिए। डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे जो हैं वो केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बीकानेर है उसके कुलगुरु बने हैं। देबो स्मिता के द्वारा एलिट मिस राजस्थान का खिताब जीता गया है। रघुवीर बिश्नोई जो हैं जोधपुर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा मिस्टर राजस्थान 2025 खिताब अपने नाम किया है। वैष्णवी शर्मा जो हैं वो फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 रही हैं। इनको पिकल बॉल लीग टीम की जो है हमारी कैपिटल वॉरियर्स गुरुग्राम उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये इसका जो प्रथम संस्करण जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
और पिकल बॉल जो है टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का एक संयुक्त खेल है, मिश्रित, याद रखिएगा आप लोग। हमने अभी तो हमने पढ़े प्रमुख पर्सनैलिटी के बारे में बात की। अब हम बात करें चर्चित स्थल के बारे में कि अभी जो चर्चा में रहा है, एक तो है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसे इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं पहले हम ये समझेंगे कि कोई भी अभ्यारण्य हो उसके 1-2 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसे इको सेंसिटिव जोन में घोषित करके वहाँ पर जैसे माइनिंग है और पत्थर क्रशिंग है, खनन है और प्रदूषणकारी उद्योग जो लगाए जाते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मतलब वो एक्टिविटी यहाँ पर प्रोहिबिटेड रहती है। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कुंभलगढ़ वाला, उसे क्या घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जनवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, जो अभ्यारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। प्रभावित क्षेत्र कुल 243 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है और 94 गांव इसके अंदर शामिल रहेंगे इको सेंसिटिव जोन में। भौगोलिक स्थिति की बात करूं मैं तो कुंभलगढ़ वाला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है राजसमंद, पाली और उदयपुर जिलों के अंतर्गत फैला हुआ है। प्रतिबंधित गतिविधियां, अब ये इको सेंसिटिव जोन बनने के कारण यहाँ पर कौन कौन सी गतिविधियां नहीं हो सकेगी? पत्थर की क्रशर नहीं लगेंगे, वाणिज्यिक जो खनन है, ईंट भट्टे वगैरह नहीं लगाए जा सकते, प्रदूषणकारी उद्योग और नई पवन चक्कियों की स्थापना यहाँ पर नहीं की जा सकती है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है सरकार के द्वारा और इसके 1 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर जो पत्थर की क्रशर है, वाणिज्यिक खनन है, ईंट भट्टे और प्रदूषणकारी इकाइयां नहीं लगाई जाएगी। ठीक है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? राजसमंद, पाली और उदयपुर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। लमसम 600 किलोमीटर का जो एरिया वर्ग किलोमीटर का, वहां तक इसका विस्तार है। अब दूसरा जो चर्चा में स्थान रहा है वो है केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर का। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यहाँ प्रमुख 2 घटनाएं हमें देखने को मिली हैं। एक तो दुर्लभ मांसाहारी जो पौधा होता है यूट्रिकुलेरिया कीट भक्षी पादप हमें यहाँ देखने को मिला है। दूसरा है कॉमन शेल डक जो यूरोप से आते हैं, वो 10 साल बाद यहाँ पर आए हैं। तो 2 चीजें हमें यहाँ देखने को मिली है इस सत्र में। एक तो दुर्लभ मांसाहारी पौधा है यूट्रिकुलेरिया, ये घट पादप भी बोलते हैं इसको, घट पादप होता है ये। और इसके अंतर्गत जो एक घड़ा बना होता है उसके ऊपर एक कैप लगी होती है। जैसे कीट इस पौधे के ऊपर बैठता है इस घड़े पर और ये ढक्कन बंद हो जाता है और ये कीट जो है उस घड़े के अंतर्गत फंसकर और पादप के द्वारा पाचक एंजाइम स्त्रावित कर कर उसका पाचन कर दिया जाता है। मतलब ये जो मांसाहारी जो पौधा है यूट्रिकुलेरिया, ये क्या है? नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। कीटों का भक्षण करके किसकी पूर्ति करते हैं? नाइट्रोजन की पूर्ति करने का कार्य करते हैं। ये दुर्लभ मांसाहारी पौधा जो है यूट्रिकुलेरिया, इस बार जो है कहां पर? केवलादेव घना पक्षी उद्यान के अंतर्गत देखा गया है। ये एक दुर्लभ कीटहारी पौधा होता है जो मांसाहारी पौधा है। ये यूट्रिकुलेरिया जिसे ब्लेडर वर्ड भी कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, कहाँ देखा गया है ये इस बार? केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। ये जो पौधे होते हैं कीटभक्षी पौधे, कीटों से नाइट्रोजन की पूर्ति किया करते हैं। अब बात करें 10 साल बाद लौटा है कॉमन शेल डक। केवलादेव में इस वर्ष यूरोप से आने वाला कॉमन शेल डक पक्षी 10 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद उसने वापसी की है। आकार छोटे गर्दन वाले हंस जैसा होता है, देखने में बेहद आकर्षक होता है। तो 2 चीजें याद रखनी है हमें कि 10 साल के बाद यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी हैं यूरोप का कॉमन शेल डक नजर आया है। दूसरा है दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया जो है केवलादेव के अंतर्गत पाया गया है। अगला है रामसर ऑर्गेनिक बाड़मेर। ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात होती है उसकी जो 25 जनवरी 2026 का जो प्रसारण था उसमें रामसर ऑर्गेनिक के बारे में उनके द्वारा चर्चा की गई है कि रामसर ऑर्गेनिक जो है वो बाड़मेर के जो किसान हैं, पनाराम जो सारण हैं, उनके द्वारा एक कंपनी है, ऑर्गेनिक कंपनी स्थापित की गई है जिसके में ऑर्गेनिक खेती की जा रही है।
और मिलेट्स का अधिक से अधिक उत्पादन किया जा रहा है, उसके बारे में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात के अंदर चर्चा की गई है। इस वजह से रामसर ऑर्गेनिक जो है बाड़मेर की कंपनी अपने आप में चर्चा में आ गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात जो की थी 25 जनवरी 2026 में बाड़मेर के पनाराम सारण की रामसर ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूसर कंपनी का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री जी ने रामसर का जिक्र किया, किसानों के नवाचारों को एक सहारा दिया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में श्री अन्न, जो श्री अन्न है मोटा अनाज मिलेट्स के बढ़ते महत्व पर चर्चा करते हुए राजस्थान के रामसर के किसानों के नवाचारों को सहारा। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से 900 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। ये किसान मुख्य रूप से बाजरे की खेती करते हैं और बाजरे को प्रोसेस करके रेडी टू ईट एक लड्डू का निर्माण करते हैं, जिसकी डिमांड जो है बाजार में बनी हुई है। और साथ में इन्होंने तमिलनाडु की महिला किसानों की भी चर्चा की थी इस मन की बात के अंतर्गत। तो रामसर ऑर्गेनिक जो है कंपनी का संबंध कहाँ पर है, कहाँ से है, बाड़मेर से है। और इसके संस्थापक जो हैं पनाराम सारण हैं। इसकी कंपनी से 900 व्यक्ति जो किसान हैं वो जुड़े हुए हैं, जो बाजरे का उत्पादन कर रहे हैं और रेडी टू ईट एक लड्डू का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी डिमांड मार्केट में है। श्री अन्न मिलेट्स का महत्व मोदी जी के द्वारा बताया गया रामसर ऑर्गेनिक बाड़मेर के तहत। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है वो 12 का है। ये क्यों चर्चा में रहा, यहाँ पर दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली देखी गई है, नाम है रस्टी स्पॉटेड कैट। रस्टी स्पॉटेड कैट जो है विश्व की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है, जो शेरगढ़ अभ्यारण्य में नजर आई हैं। ये सबसे छोटी, अत्यंत दुर्लभ और बहुत शर्मीली प्रजाति की है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, प्रियोनेरुल रूबिगिनोसस प्रियोनेरुल रूबिगिनोसस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत बाघ की भांति इसको उच्चतम सुरक्षा प्राप्त है। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, उसमें अनुसूची 1 के तहत जो प्रोटोकॉल बाघ के लिए निर्धारित किए गए हैं सुरक्षा के, वही इसके लिए निर्धारित हैं। IUCN की जो रेड डाटा की लिस्ट है उसमें संकट के करीब श्रेणी में इसको रखा गया है। जो रेड डाटा बुक होती है जिसमें संकटग्रस्त जो जीव होते हैं, पादप होते हैं, उनको रखा जाता है। तो रेड डाटा जो पुस्तक है IUCN की, उसमें इनको, इस बिल्ली को संकट के करीब श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो शेरगढ़ 12 के अंतर्गत दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट जो है वो खोजी गई हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद आता है खेजड़ली कला जोधपुर। खेजड़ली कला जो जोधपुर है वो हमारा 40वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। हम देखेंगे कि 37वां कौन सा है, आसोपा भीलवाड़ा का है। 38वां कंजर्वेशन रिजर्व मोकला पारेवर जैसलमेर का है, मोकला पारेवर। और 39वां कौन सा है, बुचारा मेन कोटपुतली का है। तो याद रखिएगा आप लोग, हमारे यहाँ पर जो कंजर्वेशन रिजर्व जो हैं वो कितने हो चुके हैं, अभी 40 हो चुके हैं। तो 40वां कौन सा है, खेजड़ली कला जोधपुर का है। क्षेत्रफल है इसका 1.5 वर्ग किलोमीटर। जनवरी 2026 को खेजड़ली कला गांव जो है लूनी तहसील जो है जोधपुर की, उसको राज्य का 40वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। क्या विशेषता रहेगी इसमें, राज्य पशु चिंकारा जो है उसको सुरक्षित आवास के रूप में कार्य करेगा। ये वही कानूनी आधार जो है वन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के तहत इसको अधिसूचित किया गया है। जो वन्य जीव के संरक्षण अधिनियम 1972 का की जो धारा है 36A के तहत इसको कानूनी आधार दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें, इसके लिए अपन जो बात कर रहे हैं कि कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं हमारे, तो हमें याद रखना है हमारे जो हैं अभी 40 जो है कंजर्वेशन रिजर्व जो है हमें देखने को मिलते हैं हमारे राजस्थान के अंतर्गत। कौन कौन से हैं, 37वां तो है आसोपा भीलवाड़ा का, याद रखेगा आप लोग, आसोपा भीलवाड़ा का 37वां है। और 38वां जो है मोकला पारेवर जैसलमेर का है। बुचारा मेन जो है कोटपुतली का है 39वां। तो बुचारा मेन कहाँ का है, कोटपुतली का, मोकला पारेवर जैसलमेर का, और आसोप भीलवाड़ा का, और
खेजड़ली कला जो है 40वां जो है वो कहाँ का है, हमारे जोधपुर का। ये इतना हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बात करें हम गागरोन दुर्ग। अगला स्थल है हमारा गागरोन दुर्ग। ये क्यों चर्चा में रहा? यहाँ पर क्या है, 10 दिसंबर 2025 को 5100 विद्यार्थियों ने एक साथ दुर्ग में चित्रकारी की, ठीक है। 5100 विद्यार्थियों ने यहाँ दुर्ग के अंतर्गत जो है चित्रकारी की, इस वजह से ये फेमस हुआ उस दिन। 5100 विद्यार्थियों के द्वारा एक साथ दुर्ग के परिसर में चित्रकारी करके जो है अपना जो नाम है, इन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। क्यों चर्चा में रहा? 10 दिसंबर 2025 को 5100 विद्यार्थियों ने एक साथ दुर्ग के परिसर में चित्रकारी की और अपना नाम जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अंकित कराया। उद्देश्य क्या है? राज्य सरकार का जो पंच गौरव योजना के तहत जिले की पहचान को बढ़ावा देना। आपको पता है कि सरकार का पंच गौरव ये की जो योजना है उसमें जिले से जो 5 जो विषय हैं, जैसे अपन बात करें पर्यटन स्थल कौन सा है, उपज है, प्रजाति है, उत्पाद है और खेल हैं, उस योजना के तहत जो है जिले की पहचान को बढ़ाने का इसका उद्देश्य है। सबसे पहले बात करें कि झालावाड़ जो है उसका पंच गौरव क्या है। पर्यटन स्थल तो है गागरोन दुर्ग है, उपज जो है संतरा, इसे इसको नागपुर के नाम से भी जानते हैं झालावाड़ को, प्रजाति सागवान है, उत्पाद कोटा स्टोन है और खेल कौन सा है, बास्केटबॉल है। याद रखिएगा आप लोग। तो गागरोन दुर्ग क्यों चर्चा में रहा दिसंबर में? क्योंकि यहाँ 5100 विद्यार्थियों के द्वारा चित्रकारी कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया गया। गागरोन दुर्ग याद है आपको, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किन नदियों के संगम पर है? ज्योग्राफी में पढ़ा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर है। झालावाड़ के पंच गौरव में बात करूं मैं, पर्यटन स्थल में गागरोन दुर्ग है, उपज संतरा, प्रजाति सागवान, उत्पाद कोटा स्टोन और खेल कौन सा है, बास्केटबॉल, ठीक है। अब बात करें हम आगे श्री गुरु नानक वाटिका। श्री गुरु नानक वाटिका के बारे में बात करें कि ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसकी स्थापना जो है अभी लेटेस्ट केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा ने 15 नवंबर 2025 को अलवर के मुंगस्का में ग्रीन लंग्स पहल के तहत श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण किया है। तो याद रखना आप लोग, श्री गुरु नानक वाटिका जो है वन मंत्री जो हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा ग्रीन लंग्स जो पहल है उसके तहत जो है गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण कहां पर किया गया है, अलवर के मुंगस्का के अंतर्गत। अब अगला है सिंदूर स्मारिका वाटिका। सिंदूर स्मारिका जो वाटिका है, आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में 13 अक्टूबर 2025 को कोटपुतली में स्थित पाना देवी कन्या महाविद्यालय के अंतर्गत सिंदूर स्मारिका का उद्घाटन किया गया है। सिंदूर स्मारिका का जो वाटिका है वो कहाँ पर है, कोटपुतली जो है वहाँ पर एक महाविद्यालय है, पाना देवी कन्या महाविद्यालय। उसमें हमारे वन राज्य मंत्री है संजय शर्मा जी, उनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में सिंदूर स्मारिका का उद्घाटन किया गया है। तो गुरु नानक जो वाटिका है वो कहाँ पर है, अलवर में। सिंदूर स्मारक वाटिका जो है वो कोटपुतली के अंतर्गत है। उसके बाद चर्चित स्थल में बात करें, मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पर है, दौसा में। क्यों चर्चा में? 8 दिसंबर 2025 को यहाँ से हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है। यहाँ के लिए प्रथम उड़ान जो है पिनान से बालाजी धाम तक के लिए स्टार्ट की गई। सेवा प्रदाता जो कंपनी है बुक योर हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पर सेवा प्रदान की जा रही है। उद्देश्य क्या है? वही पंच गौरव में शामिल इस धार्मिक जो स्थल को धार्मिक पर्यटक के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। तो मेहंदीपुर बालाजी वाला जो मंदिर है हमारा वो दौसा के अंदर स्थित है और 8 दिसंबर 2025 से यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है। प्रथम उड़ान जो है पिनान से बालाजी धाम तक के लिए और सेवा प्रदाता कंपनी है बुक योर हेलीकॉप्टर। पंच गौरव में शामिल है ये स्थल, इसको धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य है। दौसा जिले के पंच गौरव क्या है? पर्यटन स्थल में मेहंदीपुर बालाजी हैं। उपज कौन सी है? सौंफ। प्रजाति है ढाक जिसे प्लाश कहते हैं, ब्यूटेनियम मोनोस्पर्मा। उत्पाद पत्थर के उत्पाद है और खेल कौन सा है? फुटबॉल। ये पंच गौरव हैं किसके?
दौसा जिले के। तो आपको पता हो पंच गौरव योजना में प्रत्येक जो जिले हैं हमारे, उनके 5 ऑब्जेक्ट है, जैसे पर्यटन स्थल, उपज क्या होगी, प्रजाति क्या होगी, उत्पाद क्या होगी, खेल होगी, इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देकर अपने जिले की जो है पहचान को बढ़ाया जा सके, यह उद्देश्य है। तो दौसा में पर्यटन स्थल में मेहंदीपुर बालाजी है, उपज के रूप में सौंफ, प्रजाति कौन सी फेमस, ढाक, उत्पाद है पत्थर के उत्पाद, और खेल कौन सा है, फुटबॉल। ठीक है, याद रखिएगा आप लोगों को। अब आता है चर्चित योजनाएं। तो चर्चित योजनाओं में बात करें, सबसे पहले हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है वो 12 जनवरी 2026 को, जो युवा दिवस है हमारा, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। विभाग कौन सा रहेगा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार। और ये याद रखना है कब तक ये योजना प्रभावी रहेगी, 31 मार्च 2029 तक। कब से स्टार्ट है, 12 जनवरी 2026 से, युवा दिवस के दिन से। कब तक रहेगी, 31 मार्च 2029 तक रहेगी। लक्ष्य क्या है, प्रदेश के 1 लाख जो युवा हैं उनको स्वरोजगार प्रदान करना और आर्थिक रूप से उनको निर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना। लक्ष्य क्या है, प्रदेश के 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, सूक्ष्म उद्यमी के रूप में स्थापित करना इस योजना का उद्देश्य है। कब तक रहेगी, 31 मार्च 2029 तक। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के जो मंत्री हैं हमारे, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा इसकी गाइडलाइन जारी की गई हैं। उद्देश्य बताई दिया कि राज्य के मूल निवासियों को रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध करवाने हेतु वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट शुल्क का पुनर्भरण करना इस योजना का उद्देश्य है। अब कौन कौन इसमें पात्र होगा, पात्रता के लिए राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, मतलब राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, और युवा हैं तो 18 से 45 वर्ष का युवा होना चाहिए। HUF सोसाइटी, भागीदारी फर्म, LLP फर्म, कंपनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना चाहिए, मतलब पंजीकरण होना चाहिए। संस्था का 51% अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के व्यक्तियों में निहित होना अनिवार्य है। मतलब ऐसे व्यक्ति जिस संस्था से पंजीकृत होंगे वहां पर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति जो हैं वो 51% जो है उस कार्य के अंतर्गत व्यक्ति जो है वहां पर इन्वॉल्व होने चाहिए। पात्र कौन नहीं होंगे, ऐसे आवेदक जो किसी वित्तीय संस्थान, बैंक डिफाल्टर या किसी का दोषी रहा हो, बैंक का दोषी रहा हो, ऋण जमा नहीं कराया हो, तो वो इसके लिए आवेदक नहीं रहेंगे। राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए, और किसी सोसाइटी में कोई जो फर्म है उसके अंतर्गत उसका नामांकन होना चाहिए, उसका पंजीकरण होना आवश्यक है। प्रावधान क्या है, ऋण एवं वित्तीय सहायता। देखो, विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार का 100% ब्याज पुनर्भरण, साथ ही CGT, MSE, सूक्ष्म लघु उद्यम, क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट शुल्क का पुनर्भरण का भी प्रावधान इसके अंतर्गत है। तो क्या प्रावधान है, ऋण और वित्तीय सहायता दी जाएगी। विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और राज्य सरकार का 100% ब्याज पुनर्भरण किया जाएगा इसके द्वारा। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ऋण की अलग अलग सीमा रखी गई है। जैसे 8वीं से 12वीं उत्तीर्ण युवा हैं, वो सेवा व्यापार करते हैं तो उन्हें 3.5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र अगर करते हैं तो 7.5 लाख रुपए तक का अधिकतम जो ऋण उनको दिया जाएगा। मार्जिन मनी जो है, उक्त ऋण पर लोन राशि का 10% या अधिकतम 35,000 रुपए तक मार्जिन मनी का प्रावधान है। तो 8वीं से 12वीं तक अगर उत्तीर्ण युवा व्यक्ति हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है, पहले भी हमने ये योजना डिस्कस करी थी, याद हो। यदि सेवा व्यापार करना चाहता है तो वो 3.5 लाख रुपए का अधिकतम ऋण दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर करता है तो 7.5 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण दिया जाएगा।
जिसकी योग्यता 8वीं से 12वीं तक है। 8वीं से 12वीं तक के जो उत्तीर्ण युवा हैं वो सेवा व्यापार करते हैं तो 3.5 लाख रुपए, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में व्यापार करते हैं तो 7.5 लाख रुपए, और मार्जिन मनी जो है वो 10% रहने वाली है और अधिकतम 35,000 रुपए रहने वाली है। अब वे युवा जो स्नातक कर रखा उन्होंने या उच्च योग्यता रखते हों, यदि वो सेवा व्यापार करते हैं तो उनको 5 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण दिया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग का व्यापार करते हैं तो 10 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण दिया जा सकता है। यहाँ मार्जिन मनी वही 10% रहने वाली है और अधिकतम 50,000 तक की रहेगी। ठीक है, तो क्या याद रखना है, 8वीं से 12वीं तक के जो युवा हैं उनको, जो 8वीं से 12वीं तक उत्तीर्ण योग्यता रखते हैं, उनको सेवा क्षेत्र के लिए तो 3.5 लाख रुपए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7.5 लाख रुपए ऋण स्वीकृत किया जाएगा, और स्नातक या उच्च योग्यता रखने वाले हों उनको सेवा व्यापार के लिए 5 लाख रुपए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख रुपए अधिकतम ऋण दिया जाएगा। और मार्जिन मनी वहाँ 10% और अधिकतम 35,000 रुपए रहने वाली है। यहाँ पर मार्जिन मनी 10% और अधिकतम 50,000 रुपए तक रहने वाली है। तो हमने कौन सी नीति के बारे में बात की? ये हमने पढ़ा किस नीति के बारे में? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। हमने पढ़ा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ 12 जनवरी 2026 से प्रारंभ है और कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। ये कब प्रभावी रहेगी? ये 31 मार्च 2029 तक। क्या प्रावधान किए गए हैं इसमें? 1 लाख जो युवा हैं उनको स्वरोजगार दिलाना इसका उद्देश्य है। और क्या याद रखना है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, युवा जो है 18 से 45 वर्ष का होना चाहिए, और किसी फर्म के अंतर्गत क्या होना चाहिए? वो पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 2 कैटेगरी डिवाइड की हमने। 8वीं से 12वीं उत्तीर्ण जो पास कर रखी हो उनके लिए हम सेवा और निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, सेवा के लिए, व्यापार के लिए हम 3.5 लाख रुपए दे सकते हैं आपको, और निर्माण कार्य के लिए अगर व्यापार करते हो तो 7.5 लाख रुपए तक का आपको ऋण दिया जा सकता है। यहाँ पर मार्जिन मनी जो है वो 10% है और अधिकतम 35,000 है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी जो है वो है 12वीं से या स्नातक बोल सकते हैं अपन, स्नातक या उच्च योग्यता रखने वाले। उनको सेवा क्षेत्र में अगर वो व्यापार करना चाहते हैं तो उनको 5 लाख रुपए अधिकतम ऋण दिया जा सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत निर्माण या विनिर्माण में अगर करना चाहते हैं तो उनको 10 लाख रुपए अधिकतम ऋण दिया जा सकता है। और मार्जिन जो मनी की बात करूं यहाँ पर तो 10% है अधिकतम, 10% और अधिकतम कितना है? 50,000 रुपये यहाँ रहने वाला है। तो याद रखना ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। अब बात करते हैं हम, अगली योजना है हमारी राजस्थान रोजगार नीति 2026। यहाँ राजस्थान रोजगार नीति 2026 भी युवा दिवस के दिन 12 जनवरी 2026 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन के समारोह में मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। लक्ष्य क्या है? वही 31 मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन कर उद्यमशीलता में वृद्धि करना। याद रखना आप लोग, 12 जनवरी 2026 से स्टार्ट हैं, 31 मार्च 2029 तक प्रभावी है, और 15 लाख रोजगार के अवसर क्या करना है? सृजित करना है। उद्देश्य केवल नौकरियां उपलब्ध करवाना नहीं बल्कि युवाओं के कौशल प्रशिक्षण देना और उनको आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। क्रियान्वयन जो है राजस्थान रोजगार जो पोर्टल है EEMS 2.0 रोजगार कार्यालय को एकीकृत करके AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। ई जॉब फेयर जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार हेतु जो है ई जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। क्या याद रखना है हमें यहाँ से कि राजस्थान रोजगार नीति 2026 12 जनवरी 2026 को युवा दिवस के दिन लागू की गई, 31 मार्च 2029 तक प्रभावी है और 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद ई जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रमुख संकल्प क्या है? यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ाना है हमारे, तकनीकी का उपयोग करना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना, लैंगिक समानता, युवा नेतृत्व का विकास करना है। तो रोजगार नीति समझ में आ गई आप लोगों को कि रोजगार नीति में हमें 3 बात याद रखनी है। भाई रोजगार तो प्रदान करेंगे सही, 12 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजन करना है। और इसका क्रियान्वयन जो है राजस्थान रोजगार जो पोर्टल है उसके माध्यम से किया जाएगा। और उसको एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है राजस्थान युवा नीति 2026। युवा नीति है 2026, युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नीति लाई गई है सरकार के द्वारा। वही युवा दिवस के दिन यह नीति प्रारंभ की गई है, लागू की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उद्देश्य क्या है? शिक्षा कौशल विकास के माध्यम से युवाओं में उभरते क्षेत्रों में अवसरों का विस्तार करना है, शिक्षा और कौशल का विकास करना है। इसके द्वारा युवाओं को उभरते हुए जो क्षेत्र हैं उनमें अवसरों का विस्तार करना है। लक्ष्य क्या है? युवा अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं, खेलों का विस्तार, लैंगिक हिंसा की रोकथाम, युवा कलाकारों के संवर्धन, सतत विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। मतलब युवाओं का जो नेतृत्व ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े उसके लिए कार्य करना है, लैंगिक हिंसा कम हो, लैंगिक हिंसा की रोकथाम हो, युवा कलाकारों का संवर्धन हो, खेलों के अंतर्गत युवाओं की ज़्यादा भागीदारी हो और युवा अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो इस नीति का प्रमुख लक्ष्य रहने वाला है। आयु समूह जो है 15 से 29 वर्ष के युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है राजस्थान युवा नीति 2026 के तहत। तो राजस्थान युवा नीति 2026 जो है 12 जनवरी 2026 को लागू हुई है और शिक्षा और कौशल के विकास के माध्यम से युवाओं को उभरते क्षेत्रों में उनको जोड़ना है, युवा अनुकूल शिक्षा है, खेलों में उनका विस्तार करना है, लैंगिक हिंसा की रोकथाम करना है, युवा कलाकारों को संवर्धन करना है, इस योजना का लक्ष्य रहने वाला है। और आयु समूह कौन सा रहेगा? 15 से 29। प्रमुख स्तंभ क्या रहने वाले हैं इसमें? इसमें प्रमुख स्तंभ की बात करूं मैं तो रोजगार से उद्यमिता, रोजगार से उद्यमिता मतलब युवाओं को जॉब सीकर मतलब नौकरी खोजने वाला न बनाकर जॉब क्रिएटर बनाया जाएगा। मतलब आप नौकरी खोजो मत, आप लोगों को नौकरी दो। शिक्षा और आधुनिक कौशल, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और डिजिटल उपकरण का प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। नेतृत्व और समाज, युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना। स्वास्थ्य एवं कल्याण में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, खेल और योग पर बल दिया गया है। जो युवा पीढ़ी अभी जो नशे की ओर अग्रसर हैं उनको समझाना है, उनका स्वास्थ्य जो है मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। नशा मुक्ति और खेल और योग पर बल, ये इस योजना के प्रमुख स्तंभ रहने वाले हैं। रोजगार से उद्यमिता, शिक्षा और आधुनिक कौशल बढ़ाना, नेतृत्व बढ़ाना और स्वास्थ्य एवं कल्याण करना किसका? युवाओं का। क्रियान्वयन जो है 3 स्तर पर रहने वाला है। उच्च स्तरीय समिति, अध्यक्षता कौन करेंगे? खेल एवं युवा मामला मंत्री। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स बनेगी और कोर कमेटी बनेगी। किसके लिए? ये युवा नीति के लिए। अब आता है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है उसके बारे में बात करेंगे हम कि राजस्थान जो है ऋण वितरण में देश में कौन से स्थान पर आया है? दूसरे स्थान पर है। तो याद रखिएगा आप लोग कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो है उसमें राजस्थान ऋण जो वितरण करने में कौन सा स्थान रहा है? उसका दूसरा स्थान रहा है, ये याद रखना। सबसे पहले अपन बात करें कि पीएम विश्वकर्मा योजना है क्या। इसका प्रारंभ जो है 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ किया गया। आपको पता होना चाहिए 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस भी मनाया जाता है। 17 सितंबर 2023 से जो है विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई है। उद्देश्य क्या है? पारंपरिक जो कारीगर और शिल्पकारों की समृद्ध परंपराओं को संरक्षित कर उनका विकास करना है। और बजट में 13,000 करोड़ का इसका प्रावधान रखा गया है इस योजना के लिए। 18 पारंपरिक व्यवसाय जैसे बढ़ई हैं, लोहार हैं, सुनार है, कुम्हार है, मूर्तिकार, चर्मकार, धोबी और दर्जी हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है।
5%, इंपॉर्टेंट बात, 5% रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए पहली किस्त में और 2 लाख दूसरी किस्त तक के ऋण की सहायता दी जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना आप लोग। पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कौन सा कथन सत्य है असत्य है। तो पहली बात याद रखनी है, 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ हुई। पारंपरिक जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनके लिए योजना आई है जिसमें 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। 5% की रियायती ब्याज दर के साथ पहली किस्त में 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए तक के ऋण की व्यवस्था की गई है। कारीगरों और शिल्पकार यदि औजार खरीदते हैं उन्नत किस्म के तो उनको 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। याद रखिएगा, आप लोग पूछी जा सकती है कि कारीगरों और शिल्पकारों को उन्नत किस्म के टूल्स खरीदने के लिए कितने रुपए, 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, इसी योजना में ऋण वितरण की बात करें तो राजस्थान जो है वो द्वितीय पायदान पर रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कि 1 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान जो है ऋण वितरण में देश में दूसरे स्थान पर रहा है। कुल वितरण जो है 53,552 लाभार्थी रहे हैं, उनको 466.70 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। औसत ऋण राशि देखो, राज्य का औसत ऋण जो है वो 87,000 रुपए हैं और राष्ट्रीय औसत कितना है, 83,000 से अधिक है। तो ये फैक्ट याद रखना आप लोग, क्योंकि सही और गलत जो कथन पूछा जा सकता है यहां से मुझे लगता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कुल वितरण जो है 466 करोड़ रुपए का रहा है, राज्य का औसत ऋण जो है वो 87,000 रुपए रहा है, और जबकि राष्ट्रीय जो औसत है वो कितना है, 83,000 है। मतलब राजस्थान का ज्यादा है 87,000 और भारत का कितना है, 83,000 है। प्रशिक्षण एवं टूल किट, कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट देने में राजस्थान जो है तीसरे स्थान पर रहा है। प्रशिक्षण और टूल किट की बात करें तो उसमें राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा है। पंजीकरण, कुछ विशिष्ट ट्रेडों में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है, जैसे स्वर्णकार है, कुमार है, मूर्तिकार है, हथौड़ा टूल किट है, इनमें हम जो हैं वो प्रथम स्थान पर रहे हैं इनके पंजीकरण करने में। तो पीएम विश्वकर्मा योजना में हमें 3 बात याद रखनी है। सबसे पहले ऋण वितरण में दूसरा स्थान रहा है, पंजीकरण जैसे स्वर्णकार, कुमार, मूर्तिकार, हथौड़ा टूल किट में हम निर्माण में प्रथम स्थान पर रहे हैं, कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट देने में तीसरे स्थान पर रहे हैं, ये याद रह जाएगा आपको। उसके बाद राज्य का औसत ऋण जो है वो कितना है, 87,000 रुपए है। इसी के साथ जो है इसका जो हमारे राष्ट्रीय औसत जो कितना है, 83,000 है, उससे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि योजना के पूरे फैक्ट बताई दिए आपको कि 5% रियायती ब्याज दर के साथ पहली किस्त में 1 लाख रुपए, ठीक है, दूसरी किस्त में 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी और 15,000 रुपए आपको औजार खरीदने के लिए दिए जाएंगे। तो कौन सी योजना पढ़ी हमने, पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, उसके बाद आता है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, ये जनवरी 2025 से है। इस योजना के तहत राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा, एमएसएमई क्षेत्रों में विकास और तकनीकी उन्नयन, कौशल विकास के लिए 100% तक अनुदान दिया जाता है। इसके अंतर्गत मशीन और प्रशिक्षण हेतु 58 करोड़ रुपए का अनुदान राजस्थान सरकार देगी इसके अंतर्गत। ठीक है, एकीकृत क्लस्टर विकास जो योजना है इसके अंतर्गत अगर बात करें तो जनवरी 2025 से ये स्टार्ट है। इसमें हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्षेत्र के विकास और तकनीकी उन्नयन हेतु, कौशल विकास हेतु 100% तक अनुदान दिया जाएगा। मशीन और प्रशिक्षण के लिए 58 करोड़ रुपए जो है वो अनुदान सरकार देगी। 7 कॉमन फैसिलिटी सेंटर इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे। ठीक है, अब बात करें हम सोंद माटी धरोहर प्रलेखन योजना। सोंद माटी प्रलेखन योजना जो है 15 नवंबर 2025 को इसका शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह के अंतर्गत। सोंद माटी धरोहर प्रलेखन योजना, इसमें क्या होगा कि जनजाति जो कलाकारों की कला, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना इस योजना का उद्देश्य रहने वाला है। कि जो हमारे जनजाति जो कलाकार हैं उनकी कला है, संस्कृति है, उनकी परंपराओं को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जनजातियां जो हैं वो वाद्य यंत्र बजाती हैं, कई उनके आस्था के केंद्र हैं, कई भित्ति चित्र हैं, नृत्य करते हैं, गायन है, उनकी पाक कला है, इनका प्रलेखन किया जाएगा, इनकी जो है वीडियो वगैरह बनाकर इनको संरक्षित किया जाएगा। इसके अंतर्गत सोंद माटी प्रलेखन योजना के अंतर्गत कब स्टार्ट की गई, 15 नवंबर 2025 को। ठीक है,
उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राजस्थान जो है वो कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है उसमें राजस्थान जो है कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। आपको पता होगा कि इसके अंतर्गत जो है 6,000 रुपये वार्षिक जो सहायता जो है वो कौन दे रही है? केंद्र सरकार दे रही है। ठीक है, इसमें राज्य सरकार जो है वो कितने? 3,000 रुपये देती हैं। तो टोटल राशि कितनी हो जाती है? 9,000 रुपये प्रति पर मंथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसे बढ़ाकर कितनी करने की चर्चा है? 12,000 रुपये की करने की चर्चा है। ये बात याद रखना आप लोग कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र की राशि कितनी है? 6,000 रुपये, राज्य की कितनी है? 3,000। तो टोटल जो है राजस्थान में कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 9,000 रुपये। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसे बढ़ाकर कितना किया जा सकता है? 12,000 रुपये। ठीक है, तो सम्मान निधि में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अब आता है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। पढ़ रखी है हमने पहले भी। बजट जो था हमारा 2024-25 का, उसमें इसकी घोषणा की गई। शुभारंभ जो था 13 दिसंबर 2024 को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन जो है कायड़ अजमेर से ही इसका शुभारंभ किया गया था। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना हमारे बजट 2024-25 की है। 13 दिसंबर 2024 को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन जो था कायड़ अजमेर में था, वहां से ये प्रारंभ की गई है। डिपार्टमेंट है पशुपालन विभाग। योजना के तहत 21 लाख जो पशु हैं उनका बीमा किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना आप लोग, कितने लाख जो पशुओं का बीमा किया जाएगा? 21 लाख जो है पशुओं का बीमा किया जाता है। 25-26 का जो बजट है उसके अनुसार इसका दायरा बढ़ाते हुए प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुओं की संख्या को दुगना किया जाना की घोषणा है। प्रत्येक पशु के लिए 40,000 का बीमा दिया जाता है। प्रति परिवार 2 पशु का बीमा किया जाएगा। क्या याद रखना है? कब स्टार्ट हुई? 13 दिसंबर 2024 को। कहां से? कायड़ अजमेर से स्टार्ट हुई, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन से। कितने पशुओं का? 21 लाख पशुओं का। डिपार्टमेंट पशुपालन विभाग। बीमा प्रत्येक पशु का 40,000 रुपए का बीमा। प्रति परिवार कितने पशु? 2 पशु का बीमा किया जाएगा। अब हम बात करें गाय की जो संख्या है वो 5 लाख, भैंस की 5 लाख, बकरी की 5 लाख, भेड़ की 5 लाख, ऊंट की 1। इस प्रकार 21 लाख जो हैं वो पशुओं का बीमा किया जाएगा। गाय, भैंस, बकरी और भेड़। गाय, भैंस, बकरी और भेड़ की संख्या 5-5 लाख रहने वाली है और ऊंट की संख्या 1 लाख रहने वाली है। इस प्रकार 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा और बजट 2025-26 में इनकी संख्या को दुगना करने का प्रावधान है। लमसम 42 लाख हो जाएगा। सब 5 का डबल 10 हो गया और 1 का डबल 2। ठीक है, इस प्रकार 42 लाख रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, अब आज हम इसको क्यों चर्चा में ले रहे हैं? क्योंकि 1 दिसंबर 2025 को प्रत्येक राजस्व गांव में विशेष शिविर अभियान की शुरुआत की गई और इस योजना में पहले लॉटरी सिस्टम से आवंटन किया जाता था। अब पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर इसमें बीमा किया जा रहा है। तो याद रखिएगा आप लोग, क्यों चर्चा में है? क्योंकि पहले हम लॉटरी निकालते थे तब जाकर चयन होता था। अब क्या कर रहे हैं? पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर बीमा किया जा रहा है। तो याद रह जाएगा आप लोगों को। क्या पढ़ा हमने? रिवाइज कीजिएगा आप लोग। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कब स्टार्ट की गई? 13 दिसंबर 2024 को। कहां से स्टार्ट की गई? राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कायड़ अजमेर से। डिपार्टमेंट है पशुपालन विभाग। 21 लाख पशु का बीमा करना है। गाय, भैंस, बकरी जो है, भेड़ 5-5 लाख और ऊंट 1 लाख रहने वाला है। प्रत्येक पशु के लिए 40,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रति परिवार 2 पशुओं का बीमा किया जाएगा और पहले आओ पहले पाओ जो है उस स्थिति में जो है इस योजना का लाभ दिया जा रहा है अब वर्तमान में। पहले लॉटरी से सिस्टम से होता था। तो आज हम आपकी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे करंट अफेयर्स। तब तक पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए और दिग्गज एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करिए। वहाँ पर जो है आपको सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा भी कई बैच जो हैं, जैसे एलडीसी का बैच है, आरएस प्री मेंस हैं, पीएसआई है, स्कूल व्याख्याता का पेपर फर्स्ट है, सेकंड ग्रेड का पेपर फर्स्ट है और संस्कृत जो है हमारे दीपक जी सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है बेहतरीन तरीके से। इसके लिए आप दिग्गज एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें
और मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। धन्यवाद।